सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ थ्रोन ऑफ स्टील। आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे मजे में होगे। तो जब आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले के एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके इसे देख लो, वरना आज के इस वीडियो में तुम्हें बिल्कुल भी मजा नहीं आने वाला। एंड गाइस, आज एपिसोड रिलीज होगा वो काफी ज्यादा कमाल का होने वाला है, जो कि 1 आवर स्पेशल होगा, जिसमें हम डीमन एम्परर फेंग शू यानी कि गॉड ऑफ सिन वर्सेस हमारे हाओ चेन यानी कि गॉड ऑफ लाइट एंड होप के इस डिसाइसिव बैटल को विटनेस करने वाले हैं। और इसी बैटल के साथ आने वाले कुछ ही एपिसोड में थ्रोन ऑफ स्टील का सीजन 1 पूरी तरीके से एंड हो जाएगा। तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं, पर इससे पहले प्रीवियस एपिसोड को थोड़ा सा जान लेते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, जब इस शहर का सामना हो जाता है अगर इससे, और यहाँ पे उसके साथ जुबानी जंग के बाद अगर इस शहर को यहाँ पे अपने डोमेन में ट्रैप करते हुए फाइनली जो बाकी के 4 कोर्स जिन्हें की शहर ने हाओ चेन की मदद से डिस्ट्रॉय किया था, वो उनकी पावर को रिस्टोर करने के लिए खुद को सैक्रिफाइस करके इस फॉर्मेशन के कोर को और ज्यादा स्ट्रेंथन करता है, जिसके चलते चारों कोर्स की पावर वापस से ट्रिगर हो जाती है और यहाँ जितने भी डीमंस थे उनकी पावर पहले से और ज्यादा बढ़ जाती है। बेसिकली ये जो गॉड स्लेइंग डिस्ट्रक्टिव फॉर्मेशन था, ये डीमंस के लिए ऐसी ताकत थी जो कि यहाँ पर जो डिवाइन थ्रोन्स है ह्यूमैनिटी की तरफ से बिल्कुल वैसा ही काम वो डीमंस के लिए कर रही थी। लेकिन यहाँ अगर इससे एक गलती हो जाती है, वो शहर को हल्के में ले लेता है और कोई मामूली सा डेथ गॉड समझ बैठता है, पर तभी शहर उसके डोमेन को डिस्ट्रॉय करते हुए एक कमाल का अटैक करती है, जिसके चलते उसका ये गॉड स्लेइंग डिस्ट्रक्टिव फॉर्मेशन वहीं चकनाचूर हो जाता है। और यहाँ वो आगर इसके सामने उसका खेल खत्म करने के लिए आ जाती है, और आगर इस भी इस बात का एक्सेप्ट कर लेता है कि उसका भाई सही था कि वो कभी भी एक गॉड को डिफीट नहीं कर सकता। अभी यहाँ पे अगर इस शहर से एक आखिरी रिक्वेस्ट करता है कि वो मरने से पहले अपने भाई यानी कि वसागो को देखना चाहता है। अब क्योंकि शहर खुद एक डेथ गॉड है, तो उसके पास ये अथॉरिटी है कि वो उसकी विश को फुलफिल कर पाए। और आगे हमारे इस पार्ट की स्टार्टिंग भी वहीं से होती है जहाँ पे लास्ट पार्ट एंड हुआ था, और हमने देखा था कि यहाँ अगरिस और शहर एक दूसरे के आमने सामने थे, और फाइनली ये अगरिस का फाइनल मोमेंट होने वाला है, जहाँ अगरिस अपनी फाइनल रिक्वेस्ट जब शहर से कर रहा था तो उसे ये भी कहने लगता है कि चिंता मत करो, हालांकि मैं लोगों को चकमा देने में बहुत ही ज्यादा माहिर हूँ, लेकिन ये मेरी आखिरी फाइनल रिक्वेस्ट है। अब यहाँ पे शहर जब ये सुनती है तो उसे ग्रैंडपा यांग का वो फाइनल मोमेंट याद आता है, जहाँ पे ग्रैंडपा यांग ने भी मून डीमन गॉड से यानी कि अगरिस से कहा था कि मैं समुद्र का आखिरी किनारा देखना चाहता हूँ। हालांकि उन्होंने बस ये बात कही थी, उससे रिक्वेस्ट नहीं किया था, बट स्टिल यहाँ पे अगर इसने उनकी ये विश फुलफिल की थी। यहाँ पर शहर उसी चीज को याद कर रही थी, और कहीं ना कहीं उसे अगर इसकी आंखों में वो सच्चाई भी नजर आ रही थी। पर तभी अगर इस अपने सर को नीचे करते हुए कहने लगता है कि वैसे मैं एक सच बात बताऊं, मैंने कभी भी, यहाँ तक कि इस वेरी मोमेंट तक भी, मैंने कभी भी डीमन रेस की केयर की ही नहीं। मुझे उसकी परवाह ही नहीं कि उसके साथ हो क्या रहा है या क्या होगा आगे, बल्कि उल्टा मैं तो ह्यूमंस को पसंद करता हूँ। उनमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि मुझे काफी ज्यादा पसंद है, और ये बात तब मुझे रियलाइज हुई जब मैंने यांग हाओ हन से बैटल किया। यांग हाओ हन और जो मेरे बीच बैटल हुआ था, उसने मुझे मेरी इस बात को और ज्यादा मुझे एहसास दिलाया। ह्यूमंस के लिए मैं जो भी चीज फील करता हूँ, उससे मिलने के बाद मुझे इस चीज का एहसास और भी ज्यादा होने लगा, और इसी के चलते अब मैं बिल्कुल भी नहीं जीत सकता। और मैं उसी पल भी ये बात समझ गया था, लेकिन मैं अब तक इसलिए लड़ता आया ताकि मैं अपने बड़े भाई के कहे मुताबिक चल सकूं। मुझे ह्यूमन से फाइट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं, लेकिन वो तो मेरा बड़ा भाई है जो कि ये चाहता था, और इसीलिए मैंने आज तक सब कुछ किया। अब ये सारी बातें कहते हुए वो कभी ग्रैंडपा यांग को याद करता है तो कभी डीमन एम्परर फेंग शू को, और जहाँ तक मुझे पता है मेरा छोटा भाई भी शायद ऐसा ही फील करता होगा, यानी कि वसागो हमारा बड़ा भाई बस जैसा चाहता था हम बस वैसा ही करते गए। और अगर सही मायने में कहूँ, अगर मैं किसी चीज की सबसे ज्यादा परवाह करता हूँ तो वो है हम तीनों भाइयों की, और मैं बस इतना चाहता था कि हम तीनों भाई हमेशा साथ रहें, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। इसी के साथ वो यहाँ पर वसागो और डीमन एम्परर फेंग शू इनके साथ बिताए गए मोमेंट्स को याद करता है, जिसके बाद हम प्रेजेंट टाइम में अगर इसको देखते हैं, जो कि कहने लगता है कि लेकिन जब मैं अब देखता हूँ ना, तो मुझे मेरा होमलैंड, हमारा जो घर है, वो काफी ज्यादा दूर नजर आता है, इतना ज्यादा दूर कि शायद वो मेरी पहुंच से भी परे है। लेकिन अब जो मेरी सामने मौत खड़ी है, तो न जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो मेरे बहुत करीब है, और मैं बस उस अपनेपन के, उस वार्मनेस की फीलिंग को एक बार फील करना चाहता हूँ। अब ये कहते हुए वो अपना हाथ सीधा शहर की ओर बढ़ाने लगता है, और बस एक ही बात कहता है कि मैं बस उसे एक आखिरी बार देखना चाहता हूँ। अब यहाँ पे ये सारी बातें सुनकर शहर उससे कहने लगती है कि क्या ये वाकई में तुम्हारी फाइनल रिक्वेस्ट है? अगर हाँ तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारे इस आखिरी इच्छा को जरूर पूरा करूंगी, और तुम अपने भाई को, अपने मरे हुए भाई को वापस से जरूर देख पाओगे। ये कहते हुए शहर उसके करीब जाने लगती है, और यहाँ अपने दूसरे हाथ से वो अपने रिवर ऑफ स्टाइक्स की पावर को गैदर करना शुरू कर देती है, और धीरे धीरे उसके करीब जाने लगती है, और बताती है रिवर ऑफ स्टाइक्स में तुम्हारा भाई मौजूद होगा, और यहाँ पर ही तुम उससे जाके मिल सकते हो। ये कहते हुए वो अपने पावर से एक पर्पल लोटस को बनाती है, जिसके बाद वो उस लोटस को उसकी तरफ थ्रो कर देती है, जो कि अगर इसके थर्ड आई के जरिए से उसके अंदर समा जाती है। तब यहाँ पे हम अगर इसको देखते हैं, जहाँ पर वो उसी लोटस के बिल्कुल ऊपर था, और यहाँ पर रिवर ऑफ स्टाइक्स की पावर अनलीश होने लगती है। और अगर इस यही कह रहा था कि इस पॉइंट पे पहुंचने के बावजूद भी मैं हैरान हूँ कि मैं फिर भी यहाँ से डिसअपीयर नहीं हुआ, जिसके बाद वो अपनी आंखें खोलता है और कहने लगता है कि अब मुझे किसी चीज की परवाह नहीं, क्या सही है और क्या गलत है इससे मुझे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि मुझे इन सारी सिचुएशन से ऑलरेडी आजादी मिल चुकी है, यानी कि इसने लिबरेशन को ढूंढ लिया है। यहाँ पे अगर इस साइकिल से मुक्ति पाकर काफी ज्यादा अच्छा फील कर रहा था। शहर भी उसके सामने मौजूद थी, क्योंकि फाइनली अगर इस भी अपने भाई के पास जाने वाला था, और फिर वो डेथ गॉड का शुक्रिया करता है और कहने लगता है कि तुम्हारे इस एहसान के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। और तभी हम देखते हैं कि बस पर्पल लोटस से पावर रिलीज होती है, जिसके चलते वो लोटस यहाँ पे रोटेट करने लगता है, और धीरे धीरे करके यहाँ पे अगर इसकी बॉडी भी रिवर ऑफ स्टाइक्स में समाना शुरू कर देती है, और अगले ही पल वो खुद रिवर ऑफ स्टाइक्स के अंदर पहुंच जाता है, जहाँ हम देखते हैं एक बहुत बड़ा सा स्केलेटन वाले 2 जायंट से हाथ उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं, जिससे
की मौत उसे अपने मुंह में समा रही हो और धीरे धीरे करके उसकी ये अनकॉन्शियस बॉडी पानी की बहुत ही ज्यादा गहराइयों में जाने लगती है। एक बड़ा सा स्कल जो कि अपना मुंह फाड़े उसे निकलने वाला था, तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि जो वसागो है वो अपने भाई के करीब आने लगता है और अपना हाथ सीधा वो अगर इसको थामने के लिए बढ़ा देता है। इसी के साथ जैसे ही वो उसे होल्ड करता है अपनी तरफ पुल करता है, अगले ही पल सीन शिफ्ट हो जाता है और हम यहाँ पर उसी फ्लावर फील्ड के आसपास का सीन देखते हैं जहाँ पर वसागो को कंपनी देने के लिए अब अगर पहुंच चुका था। इसी के साथ अब हमें यहाँ पर डीमन एम्पर फेंगशू यानी कि गॉड ऑफ सिन को दिखाया जाता है, जहाँ पर उसे भी रियलाइज हो चुका था कि उसका भाई मारा जा चुका है और अब वो अपने हाथों में देखता है जहाँ पर एक तरफ उसके हाथों में पहले स्टार का सिंबल था यानी कि जो स्टार डीमन गॉड वसागो से रिलेट करता है, और अब तो उसके हाथ में एक मून ब्लेड भी आ चुका था जो कि मून डीमन गॉड अगर से बिलोंग करता है। अब तभी डीमन एम्पर कहने लगता है कि अगर मेरे भाई तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, तुमने बहुत मेहनत की है, अब सब कुछ मुझ पे छोड़ दो और वहाँ पर अच्छे से आराम करो। इसी के साथ अब हमें यहाँ पर बैटल अरीना का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो डिस्ट्रक्टिव फॉर्मेशन तो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका था, जिसके चलते सभी को पता चल जाता है कि मून डीमन गॉड अगर मारा जा चुका है। यहाँ पर सारे के सारे डीमंस जो कि बैटल अरीना में उसके दम पे इतना ज्यादा उछल रहे थे, सबके सब घुटनों के बल आ जाते हैं। वो लोग यहाँ पे इतना ज्यादा रिग्रेट कर रहे थे कि हम हमारे मून डीमन गॉड को बिल्कुल भी नहीं बचा पाए, वो हार गए। लेकिन बाकी के जो डीमंस थे जो कि यहाँ पर अभी भी ये बात मानने से इनकार कर रहे थे कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मून डीमन गॉड कैसे हार सकते हैं, कैसे मुमकिन है। कि तभी हम यहाँ पर बाकी सारे ह्यूमन सोल्जर्स को देखते हैं जहाँ पर वो भी ये देख के समझ चुके थे कि फाइनली अब मून डीमन गॉड भी हार चुका है। पहले स्टार डीमन गॉड और अब मून डीमन गॉड, डीमन रेस अब बैक फुट पे आ चुकी है। यहाँ पर लिनसन भी काफी ज्यादा खुश था, वो यहाँ पर सैर को वाइस चेयरमैन कहते हुए काफी ज्यादा चेयर कर रहा था और चिल्ला चिल्ला के अपने बाकी के साथियों को बता रहा था कि हमारी वाइस चेयरमैन, हमारी वाइस कैप्टन जीत चुकी है, गॉड ऑफ डेथ जीत चुकी है। इसी के साथ हम देखते हैं कि जो भी ये खबर सुनता है सभी में खुशी की लहर दौड़ जाती है। यहाँ पे जितने नाइट्स थे वो सभी लोग गॉड ऑफ डेथ और ह्यूमैनिटी के नारे लगाने लगते हैं। सभी के अंदर एक बहुत ही बड़ा जोश आ चुका था और अब सभी को पता है बस एक ऑब्स्टिकल बचा है, यानी कि डीमन एम्पर फेंगशू गॉड ऑफ सिन, इसे जैसे हम हरा देंगे हमारा होमलैंड हमेशा हमेशा के लिए हमारा हो जाएगा। इसी के साथ हम यहाँ पर हाउचन को देखते हैं जो कि सैर के पास अपीयर हो जाता है और कहने लगता है कि सैर तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, लेकिन अब यहाँ से सारा मोर्चा मैं संभालूंगा क्योंकि सिर्फ एक ऑब्स्टिकल बचा है। और तभी वो उससे दूर जाने लगता है और यहाँ डीमन एम्पर फेंगशू के सामने मौजूद था और अपनी स्वॉर्ड को लहराते हुए कहने लगता है कि फाइनली डीमन गॉड एम्पर अब हमारी बारी आ चुकी है। अब यहाँ फेंगशू भी उसे देख के स्माइल करता है, लेकिन हाउचन की आंखों में इसके लिए फुल किलिंग इंटेंट था। अब यहाँ पे डीमन एम्पर यानी कि गॉड ऑफ सिन से कहने लगता है कि तुम एक गॉड बन चुके हो, लेकिन तुम्हें ये सब करते हुए अभी भी अच्छा लग रहा है कि तुम पिछला वाला अंजाम भूल गए, तुम ये रोज रोज का गेम खेलते हुए बिल्कुल नहीं थकते हैं। यहाँ पे डीमन एम्पर फेंगशू आगे कहने लगता है कि हमारे रेस को गाइड करना ये हमारी ड्यूटी है और इसे प्रोटेक्ट करना भी हमारी ड्यूटी है, लेकिन सिर्फ अल्टीमेट डिवाइन पावर जैसे कि मॉर्टल्स कभी भी इमेजिन नहीं कर सकते और ना ही कभी इसे हासिल कर सकते हैं, वही ये डिसाइड करेगा कि इस फाइनल बैटल का आउटकम क्या निकलेगा। ये कहते हुए डीमन एम्पर फेंगशू अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता है, जहाँ पे हम ब्लैक सन को देख पाते हैं क्योंकि यहाँ पर अपनी थंडरस पावर को भी अनलीश करने लगता है। आसपास का मौसम पूरी तरीके से चेंज हो जाता है, चारों तरफ बिजलियां कड़कती हैं और अब वो अपने हाथ को ऊपर उठाते हुए अपने स्वॉर्ड को यहाँ समन कर लेता है। लेकिन तभी यहाँ पर हाउचन कहने लगता है कि पर मैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचता, और तभी वो भी अपनी स्वॉर्ड को लहराता है और कहने लगता है कि मेरा जो रास्ता है उसे मेरे कंपेनियंस ने मेरे लिए क्रिएट किया है, इसमें सिर्फ मेरा योगदान नहीं बल्कि ह्यूमैनिटी के हर उस बंदे का योगदान है जो कि आज यहाँ पे खड़ा है। यहाँ पे हम देखते हैं कि डीमन एम्पर फेंगशू जो कि अपने उस ब्लैक सन के साथ और अपने दोनों ड्रैगन्स के साथ यहाँ हाउचन के सामने बिल्कुल मौत बन के खड़ा था, वो अपने पूरी पावर को यहाँ पे अनलीश करता है और हाउचन अकेले उसके सामने उसे टक्कर देने के लिए मौजूद था। पीछे से सैर उसे देखकर अपने पास्ट की बातें याद करती है और कहती है हाउचन आखिरी बार तुमने डीमन गॉड एम्परर से अकेले फाइट किया था, तुम उनसे अकेले लड़ने गए थे, लेकिन तब की सिचुएशन अलग थी, तुम हम सबको प्रोटेक्ट करने के लिए अकेले एक शील्ड बनकर उसके सामने खड़े रहे, तब तक खड़े रहे जब तक तुम्हारी जान पे नहीं बनाई, और तुम्हें खोने का डर क्या होता है ये हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन अब सिचुएशन बदल चुकी है और प्रेजेंट टाइम में वो अपने मन में कहने लगते हैं कि इस बार इस बैटल में डीमन एम्परर के सामने तुम्हारे साथ हम सब तुम्हारा साथ देंगे। उस वक्त तुमने हमें पीछे छोड़ा था, लेकिन आज हम तुम्हें बैकअप देंगे। जिसके बाद वो अपने डिवाइन सन से हाउचन से कहने लगती है कि हाउचन बिना किसी चीज की फिक्र किए तुम बस अपने पीस ऑफ माइंड के साथ फाइट करो, बाकी सब कुछ हम संभाल लेंगे। इसी के साथ हम हानियों को भी देखते हैं जहाँ पर वो भी अपने कैप्टन को देखे जा रहा था और फिर उसे भी वो मोमेंट याद आता है जहाँ पे हाउचन ने उसे बचाने के लिए यानी कि इन सभी को बचाने के लिए इनके साथ जो उसका कनेक्शन है उसे भी काट दिया था। इसी के साथ प्रेजेंट टाइम में वो कहने लगता है कि कैप्टन आप आगे बढ़ो। वाइस कैप्टन ने बिल्कुल सही कहा, बिना किसी चीज की परवाह किए आप बस फाइट करो और आगे बढ़ो क्योंकि आपके टीममेट्स हर चीज को प्रोटेक्ट करेंगे। अब हम वैंग यान को भी देखते हैं और वो भी उसी मोमेंट को याद करते हुए कहने लगती है कि कैप्टन आई प्रॉमिस चाहे जो हो जाए हम सभी लोग मिलकर साइड बाय साइड आपके साथ हमारी आखिरी सांस तक फाइट करते रहेंगे क्योंकि इस बार हम पहले वाली चीज रिपीट होने नहीं देंगे। लिनसन भी अपने पावर्स को गैदर करता है और फिर हाउचन से कहने लगता है कि कैप्टन इस बार हम आपको अकेले कुछ भी करने नहीं देंगे, इस बार आप अकेले नहीं हो। कहते हुए वो यहाँ पर बाकी सारे डीमन से भिड़ना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हम सीमा सियान को भी देखते हैं जहाँ पर वो अपने वेपन को उठा लेता है और सीधा जमीन पर उसे पटकते हुए कहने लगता है कि हाउचन पिछली बार आपने हमें अबैंडन कर दिया था, हमें अकेला छोड़ दिया था, लेकिन इस बार हम आपका ऐसा करने नहीं देंगे। तभी यहाँ पे हम चेरी को भी देखते हैं जो कि यहाँ पर अपने समनिंग पावर का यूज कर रही थी और साथ बैटल अरीना को लीड करते हुए कहने लगते हैं कि ब्राइट ग्लिमर्स ऑफ होप आगे चलकर डॉन ऑफ लाइट जरूर बनेगी, एक ऐसी डॉन ऑफ लाइट यानी कि एक ऐसी रोशनी जो कि हमारे इस होली लैंड को पूरी तरीके से रोशन कर देगी। अब यहाँ पर वो अपनी पावर्स को अनलीश करती है और कहने लगती है कि इटर्निटी के ऊपर जितने भी क्रिएशन के स्पिरिट्स हैं प्लीज अपने विल को अवेकन करो। यहाँ पे ये कहना ही था
है कि तभी हम देखते हैं कि इसके पावर्स के चलते यहाँ पर जितने भी गेट्स होते हैं वो सभी लाइफ गेट बाहर आ जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि लिटरली इस बार तो बहुत ही बड़े से जायंट गेट को चेरी ने समन किया था और यहाँ उसे एक्टिवेट करने के लिए वो कहती है कि मैं मेरी बोन्स और मेरी ब्लड इन सभी को एज अ ब्रिज के तौर पे यूज कर रही हूँ, यानी कि वो अपने खून और अपनी हड्डियां इनको भी यूज कर रही है, सैक्रिफाइस कर रही है ताकि उस वर्ल्ड से और इस वर्ल्ड के बीच के उस रास्ते को, उस ब्रिज को बनाया जा सके। इसी के साथ जय अपनी पूरी जी जान लगा देती है और फिर वो 36 गेट्स ऑफ इटर्निटी को ओपन करती है और यहाँ पर उन सारे गेट को यहाँ पे डिजाइन करती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि जगह जगह पर पिंक कलर की ऑरा हमें नजर आती है चारों ओर। यहाँ पर एक एक करके गेट ऑफ इटर्निटी अपीयर होने लगते हैं और जिनकी ऑरा सीधा आसमान से जा टकराती है। अब यहाँ पे चेरी की इस समनिंग पावर के चलते ना मैदान का रुख अब पूरी तरीके से बदलने वाला था, क्योंकि हर एक गेट से यहाँ पर अवेकिंग जो बीस्ट है वो बाहर आने लगते हैं, जहाँ पे हम 3 हेडेड बीस्ट को सबसे पहले बाहर आता हुआ देखते हैं, जिन्हें की चेरी सोल ऑफ प्रोटेक्शन कहती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि पूरी की पूरी बीस्ट की आर्मी को चेरी ने मैदान में उतार दिया था और जरा अंदाजा लगाओ कि 36 के 36 गेट और इनसे काफी सारे बीस्ट बाहर आते हैं और जो कि साइज में बहुत ही ज्यादा मैसिव थे। अब बारी थी यहाँ पे हानियों की और वो कहने लगता है कि मैं लाइट और डार्कनेस दोनों के पावर को अपनी बॉडी के जरिए से कैरी करता हूँ। मैं डार्कनेस की पावर को एक शील्ड की तरह यूज करता हूँ जिससे दुश्मन के दिल में डर पैदा हो, लेकिन दूसरी तरफ मैं अपने ब्लेड में लाइट एंड सॉरो की पावर का यूज करके दुश्मनों का सफाया करता हूँ और जितने भी इविल स्पिरिट्स हैं, जिनके भी इविल इंटेंशंस हैं, वो मेरे शार्प एजेस से कभी भी नहीं बच सकते। अगर ह्यूमैनिटी को कोई नुकसान पहुंचाने की सोचेगा तो उसे सबसे पहले मुझसे गुजरना होगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वो अपने दोनों विंग्स को एक्टिवेट कर लेता है, साथ ही एक हाथ में उसकी शील्ड होती है तो दूसरे हाथ में उसका स्पेयर होता है और वो कहने लगता है कि मैं ह्यूमैनिटी का यहाँ प्रोटेक्टर हूँ और जब तक मैं मेरे थ्रोन के साथ खड़ा हूँ कोई भी यहाँ पर ह्यूमैनिटी का एक बाल तक बाका नहीं कर सकता। यहाँ पे तभी बारी आती है वैनियान की, जहाँ पर वो अपनी विल पावर को बर्न करना शुरू कर देती है और कहने लगती है कि मैं अपने इस बर्निंग पावर के जरिए से कैप्टन को बैकअप दूंगी, जिस ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए वो इस अल्टीमेट बैटल को लड़ने के लिए गए हैं, उस ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं अपनी चीज जान लगा दूंगी और जो कोई भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे जला के राख कर दूंगी। यहाँ पे हम देखते हैं कि लिटरली इसकी बॉडी से काफी ज्यादा टेरिफाइंग फायर निकल रही थी और यहाँ पर ये सब कुछ हुआ था हाउचन और सर के उसी रिफाइनिंग प्रोसेस के चलते। अब बारी आती है लिंसन की, जहाँ पर वो अपने पावर्स का यूज करता है और यहाँ पर अपने फायर फिनिक्स को समन करते हुए कहने लगता है कि दुश्मनों जरा गौर से देखो और इस चीज को विटनेस करो, क्योंकि ये जो पैथ ऑफ प्रोटेक्शन है ये ह्यूमैनिटी से बिलोंग करता है और आज इसी रास्ते पे चलकर हम तुम सभी को नस्तनाबूद कर देंगे। इसी के साथ उसका जो फायर फिनिक्स है वो भी अपने पावर को अनलीश करता है। वहीं दूसरी तरफ बारी आती है सिग्मा सियांग की, जो कि एज ऑलवेज हमेशा फाइटिंग के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड रहता है। वो यहाँ पे अपनी थंडर पावर्स को गैदर करता है और कहने लगता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि आखिर वो कौन है, वो अगर अपनी एड़ी चोटी का भी जोर लगा लेना तो भी वो लोग उस चीज को कभी हर्ट नहीं कर सकते जिसे हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये कहते हुए वो तेजी से अब बैटल एरिना की ओर चार्ज करता है। इसी के साथ बारी आती है यांग वेंजाओ की, जहाँ पे वो अपनी दोनों ब्लेड्स को हाथ में थामते हुए कहता है, उसके पावर को अनलीश करता है और कहने लगता है कि मैं ह्यूमैनिटी का प्रोटेक्टिव ब्लेड हूँ, एक ऐसा ब्लेड जिसने की कसम खाई है कि मेरे ग्रैंडपा के जाने के बाद ह्यूमैनिटी की जिम्मेदारी अब मेरी है, मैं उनके लोगों को प्रोटेक्ट करूंगा जिन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने खुद को सैक्रिफाइस किया। एक ऐसा ब्लेड जो कि ह्यूमैनिटी के दुश्मनों के खिलाफ उठता है, एक ऐसा ब्लेड जो कि सिर्फ स्लॉटर जानता है और मैं इसी ब्लेड के जरिए से जो डूम्सडे का अबिस है इसे प्योरीफाई करता हूँ और जितने भी यहाँ पे गुनहगार है ना उन्हें अल्टीमेटली जजमेंट का सामना तो करना ही पड़ेगा। जितने भी सिनर्स है वो सभी मेरे सामने आज अपना जजमेंट देखेंगे और जो कि सिर्फ कहर बनके उनके ऊपर टूटेगा। इसी के साथ यहाँ पे यांग वेंजाओ भी अपनी पावर को अनलीश करता है और तुम लोग कमेंट में बताना कि उसके थ्रोन का नाम क्या है। तभी यहाँ पर बारी आती है फैंग की, जहाँ पे वो भी अपने पावर्स को अनलीश करते हुए कहने लगता है कि मैं इस बॉडी को सॉइल यानी कि मिट्टी की तरह यूज करता हूँ और मेरी जो स्पिरिट यानी कि जो मेरी सोल है वो इसका सोर्स है। जिसके बाद यहाँ पे हानियो अपने हाथ को ऊपर उठाता है और कहने लगता है कि मैं प्रोटेक्टिव विल को जो यहाँ मौजूद हर एक लोगों के अंदर से निकल रही है उसे एक साथ इग्नाइट करता हूँ। जिसके बाद वो अपने हाथ में अपनी स्वॉर्ड को थाम लेता है और दूसरे हाथ को अपने हवा में उठाते हुए कहने लगता है कि यहाँ मौजूद हर एक इंसान जिसके अंदर भी लोगों को प्रोटेक्ट करने का विल होगा, आज हम सभी मिलकर उसी विल के जरिए से साइड बाय साइड कंधे से कंधा मिलाकर दुश्मन का सामना करेंगे, क्योंकि हमारी एकता ही हमारी ताकत है। इसी के साथ वो अपनी मुट्ठी को टाइट करता है और अपने डिवाइन थ्रोन की पावर को अनलीश करने लगता है और कहने लगता है कि हम लोग आज मिलकर जितने भी इन्वेडर्स है उन सभी को स्ले करके रख देंगे, कोई भी यहाँ नहीं बचेगा, जो भी ह्यूमैनिटी का दुश्मन होगा उसे मौत की नींद सुला देंगे। अब यहाँ पे बारी आती है डिवाइन थ्रोन ऑफ ऑर्डर एंड लॉ की, जैसे कि हमारे ड्रैगन लीजन के 28,000 से ज्यादा के लोग मिलकर लीड करते हैं। यहाँ पर ये सभी लोग एक साथ कहने लगते हैं कि डिवाइन थ्रोन ऑफ ऑर्डर एंड लॉ ह्यूमैनिटी के साथ है। ये कहते हुए सारे के सारे नाइट्स जो कि यहाँ पे थ्रोन के सामने मौजूद है वो सभी लोग अपने स्पेयर को जमीन पे पटकते हैं और एक साथ थर्ड ऑर्डर को अनलीश करते हैं, जिसे कि ओथ ऑफ प्रोटेक्शन कहा जाता है। और अभी यहाँ पे डिवाइन थ्रोन ऑफ ऑर्डर एंड लॉ की जो ओथ ऑफ प्रोटेक्शन की पावर है ये भी चारों ओर स्प्रेड होने लगती है। अब यहाँ बारी थी हमारे थ्रोन ऑफ प्रोटेक्शन एंड मर्सी की, जिसका इंचार्ज इस वक्त शूनर के हाथों में है और वो भी अपने कदम को आगे बढ़ाती है और कहने लगती है कि ह्यूमैनिटी कभी भी नहीं हार सकती, क्योंकि इस दिन के लिए हम बीते 6000 सालों से इंतजार करते हुए आ रहे हैं और जब तक हम जिंदा हैं, हमारी फाइटिंग स्पिरिट जिंदा है, ह्यूमैनिटी को हम कभी भी झुकने नहीं देंगे। ये कहते हुए वो भी अपने थ्रोन ऑफ प्रोटेक्शन एंड मर्सी की पावर को अनलीश करती है और साथ ही यहाँ पर चारों ओर सभी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि जितने भी नाइट्स होते हैं इनके आर पार प्रोटेक्शन एंड मर्सी की एक और गोल्डन लेयर नजर आती है और वो बताने लगती है कि हमारे कैप्टन और हमारे चेयरमैन जो रास्ता उन्होंने हमें दिखाया है उसके अनुसार हम उस पर चलकर डीमंस को जरूर मार देंगे और हमारा चेयरमैन डीमन गॉड एम्पर को जरूर मार देगा और उसे हराने के बाद ही इस पूरे कॉन्टिनेंट से डीमन रेस का सफाया हो जाएगा। अब यहाँ बैटल एरिना में जितने भी नाइट्स थे वो सभी लोग अपने स्वॉर्ड को हवा में उठाते हैं और कहने लगते हैं कि हाँ ये जीत ह्यूमैनिटी के नाम
और हमारे चेयरमैन के नाम हम कभी भी ह्यूमैनिटी को हारने नहीं देंगे। इसी के साथ हम देखते हैं कि इन सभी में भी एक्साइटमेंट आ चुकी थी। इसी के साथ यहाँ पे वेंग यान सभी को ऑर्डर देती है और कहने लगती है कि मैदान की तरफ चार्ज करो। बस फिर क्या, यहाँ पे उसका कमांड पाना ही था। सारे के सारे नाइट जो कि ड्रैगन पास के एरिया में बिल्कुल फ्रंट पे मौजूद है, ये सभी लोग चार्ज कर जाते हैं और सभी लोग अपनी तलवार को हवा में उठाते हुए तेजी से उसी ओर बढ़ने लगते हैं। और माहौल सेट हो चुका था, जंग यहाँ पे पूरी तरीके से छिड़ चुकी थी। सारी पार्टी यानी कि सारे ही मेंबर्स मैदान में उतर चुके थे। सबके सब एक आखिरी बार अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाने के लिए मैदान जंग में उतर चुके थे, जहाँ पे डीमंस और ह्यूमंस एक दूसरे के आमने सामने जबरदस्त अपने पावर का प्रदर्शन कर रहे थे। और यहाँ दूर से हाउ चैन ये सारा नजारा देख रहा था। वो जानता है कि आज के इस बैटल की इंपॉर्टेंस क्या है और उसके रोल की भी इंपॉर्टेंस को वो जानता था। जिसके बाद वो सैर की तरफ पलटता है, उसे अपने पास पुल करते हुए वो उसके फोरहेड पर किस करता है। जिसके बाद वो बहुत ही प्यार से सैर को देखकर कहने लगता है कि सैर अब मैं जा रहा हूँ, ले जाओ मेरा दिल भाई, तुम ले जाओ ले जाओ। हाँ, क्यूटनेस ओवरलोड है, मैं क्या बोलूं। यहाँ पे हाउ चैन की इतनी प्यारी बात को सुनकर सैर कहने लगती है कि चिंता मत करो, मुझे तुम पे पूरा यकीन है। याद रखना तुम्हारी सैर तुम्हारा इंतजार कर रही है हाउ चैन, और मुझे पूरा यकीन है कि तुम मेरे पास सही सलामत वापस आओगे, क्योंकि पिछली बार मैं सरवाइव कर गई थी। इस बार मैं वो दिन दोबारा से झेल नहीं पाऊंगी और मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे दोबारा वो दिन कभी नहीं दिखाओगे। जिस पर हाउ चैन हाँ में नोट करता है। जिसके बाद हाउ चैन अब पलटता है सीधा डीमन एम्परर फेंग शू यानी कि गॉड ऑफ सिंह की तरफ। और गाइस इसी के साथ द वेरी मोमेंट तक हम आ चुके हैं। फोनो सीयू का दी मोस्ट एपिक बैटल यहाँ से शुरू होने वाला है और यहीं से हम इसके बिल्कुल लास्ट स्टेज पे आ चुके हैं। इसी के साथ हाउ चैन अपनी तलवार को निकालता है और सीधा वो डीमन एम्परर फेंग शू की तरफ बढ़ा चला जाता है और उसके सामने जाके वो खड़ा हो जाता है। इसकी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहने लगता है कि जब मैं बहुत छोटा था तब मेरी उम्र के बच्चों के अलग अलग गोल हुआ करते थे, लेकिन मैंने तभी से मेरा गोल तुम्हें सेट किया और तब से लेकर आज तक मेरा गोल एक ही रहा है कि मुझे तुम्हें डिफीट करना है। इसी के साथ हमें यहाँ पर छोटे हाउ चैन, टीनेज हाउ चैन और हमारे अडल्ट हाउ चैन तीनों को एक साथ दिखाया जाता है, जहाँ पर वो एक साथ उस उगते हुए सूरज के सामने खड़े थे। और यहाँ पर छोटा हाउ चैन मन में कहने लगता है कि जब तक मैं डीमन गॉड एम्परर फेंग शू को पूरी तरीके से हरा नहीं देता तब तक मैं चुप नहीं बैठने वाला, और एक बार मैं उसे हरा दूं तो पूरी की पूरी डीमन रेस का मैं खात्मा कर दूंगा, जिसके बाद हमारे इस होली कॉन्टिनेंट के ऊपर कोई भी डीमन नहीं बचेगा। लेकिन मैं उसे कैसे हराऊंगा। अब तभी यहाँ पर उसकी बातें सुनकर जो अडल्ट हाउ चैन है वो उसके पास आता है। वो कहने लगता है कि तुम्हें सब्र से काम लेना होगा, तुम्हें पेशेंस रखना होगा, क्योंकि चाहे जो हो जाए तुम्हारी मंजिल चाहे जितनी भी ऊंचाई पर क्यों ना हो, जब तक तुम एक एक कदम उठाने की हिम्मत रखते हो और एक एक कदम के साथ आगे बढ़ते रहते हो तब तक उस ऊंचाई तक पहुंचकर अपनी मंजिल को पाने के चांसेस तुम्हारे हमेशा जिंदा रहेंगे। एक न एक दिन तुम उस ऊंचाई तक जरूर पहुंच जाओगे। ये सफर लंबा होगा, बहुत ही ज्यादा मुश्किल भरा होगा, लेकिन तुम्हारे इस सफर में लिए गए हर एक स्टेप आगे चलकर तुम्हें हिम्मत देंगे। इसी के साथ अडल्ट हाउ चैन यहाँ पे माउंटेन पीक पर पहुंच जाता है। कहने लगता है कि मुझे याद है तुम्हारा लिया गया हर एक छोटा छोटा स्टेप। इसी के साथ हम प्रेजेंट टाइम के हाउ चैन को देखते हैं, जो कि यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड को हवा में लहराता है। कहने लगता है कि जरा देखो, ये वही स्वॉर्ड है जिसे कि मैंने बचपन में उठाया था तुम्हारे अगेंस्ट चलाने के लिए, और उस दिन से लेकर आज तक मैंने इसे मजबूती के साथ थाम के रखा है। एक पल के लिए भी मेरा गोल कभी भी नहीं हिला, ना ही चेंज हुआ, और शुरू से लेकर आखिरी तक मैंने बस इसे एक ही डायरेक्शन में चलाने के लिए थाम के रखा है, और तब से लेकर आज तक ये बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। इसी के साथ हाउ चैन यहाँ पर अपने गॉड ऑफ लाइट एंड होप के फॉर्म में आ जाता है, और बचपन से लेकर आज तक जिस डायरेक्शन में उसने अपनी स्वॉर्ड को थामे हुए था बिल्कुल आज भी वो उसी डायरेक्शन में आंखें बंद करके इसे थामे था। और फिर बहुत ही कूल वे में अपनी स्वॉर्ड को हवा में उठाते हुए कहने लगता है कि नाइट लॉन्ग हाउ चैन डीमन गॉड एम्परर फेंग शू को इस डिसाइसिव बैटल के लिए इनवाइट करता है, और फिर वो अपनी स्वॉर्ड को ऐसे हवा में लहराता है, जो कि देखने में काफी ज्यादा कूल लगता है। और यहाँ बेसिकली हाउ चैन ने ललकारा था डीमन एम्परर फेंग शू को, और डीमन एम्परर फेंग शू उसे देखकर स्माइल करता है। वो भी अपनी स्वॉर्ड को उसकी तरफ तानते हुए उससे कहने लगता है कि ठीक है फिर हो जाए। अब तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि हाउ चैन काफी तेजी से उसकी तरफ बढ़ा चला जाता है, और यहाँ पीछे एक डिवाइन लाइट को भी वो बिखेरते हुए चला जाता है। दूर दूर से लोग इस नजारे को देख पा रहे थे। सामने से यहाँ पे डीमन एम्परर फेंग शू भी अपने काफी सारे मीटियोर्स के जरिए से उसके ऊपर हमला कर देता है। दोनों ही यहाँ एक दूसरे के ऊपर टूट चुके थे, और अब नेक्स्ट एपिसोड में काफी ज्यादा मजा आने वाला है, जो कि आज ही रिलीज होगा। एंड गाइस आज एपिसोड रिलीज होगा ना वो काफी ज्यादा कमाल का होने वाला है, जो कि 1 आवर स्पेशल होगा, जिसमें हम डीमन एम्परर फेंग शू यानी कि गॉड ऑफ सिन वर्सेस हमारे हाउ चैन यानी कि गॉड ऑफ लाइट एंड होप के इस डिसाइसिव बैटल को विटनेस करने वाले हैं। और इसी बैटल के साथ आने वाले कुछ ही एपिसोड में थ्रोन ऑफ स्टील का सीजन 1 पूरी तरीके से एंड हो जाएगा। सो हमीज अगर तुम नेक्स्ट वीडियो के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो तो इस वीडियो पे दबा के लाइक करना, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।